साथियों नमस्कार। अब हम ये चर्चा जो है उसको चालू कर रहे हैं। जैसा कि आज का विषय है कि आर्थिक पक्ष से मनुष्य को कैसे मजबूर करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमने पिछला जो अपना चर्चा था उस चर्चा में आपको विचार और विचारधारा वाला पक्ष समझा दिया था। उसके बाद से इससे जो पिछला वीडियो है सातवां वाला उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि मनुष्य के दिमाग की कमजोरियां क्या हैं और मनुष्य के दिमाग की क्षमताएं क्या हैं, जिसमें हमने समझा दिया था कि किस तरीके से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने की थ्योरियां कौन सी हैं और कैसे उन थ्योरियों से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी। यदि आपने इससे पिछला वीडियो नहीं सुना हो तो उस पिछला वीडियो को जरूर सुन लें ताकि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से स्पष्ट हो सकें। अब दिमाग को कंट्रोल करने का एक तो वैचारिक पक्ष है, हमने पिछले वीडियो में समझाया। मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है वैचारिक रूप से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करना, दूसरा पक्ष है आर्थिक पक्ष से मजबूर करके उसके दिमाग को कंट्रोल करना। तो वैचारिक वाला हम समझा चुके, आर्थिक वाला आज बात कर रहे हैं। तो ये दोनों पक्षों को अच्छी तरीके से हमको समझना है। एक पक्ष और है आगे कि राजनीति में कैसे मजबूर करते हैं, राजनीति से कैसे मजबूर करते हैं। ये दिमाग में एक्चुअल बाद में आया आइडिया। तो अब अगला जो अपन स्ट्रीमिंग करेंगे, अगला जो विषय होगा अपना इसी विषय पे बात करेंगे कि राजनीतिक पक्ष से कैसे मनुष्य के दिमाग को मजबूर करते हैं। तो ये जो चर्चा है, अब हम इस चर्चा को साथियों शुरू करते हैं। अब साथियों आर्थिक पक्ष जो है मनुष्य के जीवन जीने की पूरी पद्धति का निर्धारण करता है। मनुष्य का जीवन कैसा होगा, उसके जीवन में कितने संसाधन होंगे, किस तरीके से उसका जीवन स्तर होगा, उसके बच्चों का जीवन स्तर कैसा होगा, उसका समाज में जीवन स्तर कैसा होता, सब कुछ तय होता है आर्थिक पक्ष से। यानी सब कुछ तय होता है पैसे से, रुपए से। तो पैसे रुपए के बिना आपका स्तर एक अच्छा स्तर नहीं हो सकता है। इसलिए जितना भी पैसा मनुष्य के जीवन में आता है उतना ही पैसा से, उसी आधार से उसका जीवन स्तर निर्धारित होता है। तो आर्थिक पक्ष में क्या आता है, मनुष्य के जीवन जीने में लगने वाले, सॉरी ये मैंने थोड़ा स्लाइड नहीं ट्रांजिट करी, ओके सॉरी। अब आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आर्थिक पक्ष में क्या आता है, मनुष्य के जीवन जीने में लगने वाले भौतिक संसाधन, भौतिक वस्तुएं, भौतिक जरूरतें जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ये सारा आर्थिक पक्ष का हिस्सा है। अब इसके अंदर भी टूल कौन से हैं, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में आपको 5 टूल बताए थे। डर, लालच, विश्वास, अतीत के आदर्श, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। इसके आर्थिक पक्ष में ये सारे टूल अलग अलग जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर मुख्य रूप से डर और लालच का इस्तेमाल आर्थिक पक्ष को कंट्रोल करने में भी किया जाता है, बहुत ही ज्यादा तरीके से। तो ये डर और लालच का जो टूल है ये मोस्टली सब जगह इस्तेमाल होता है। इसका आर्थिक पक्ष वाले मामले में भी इसका इस्तेमाल होगा, मगर इसका जो मुख्य आधार है, आर्थिक पक्ष का मुख्य आधार है, मुख्य टूल है, वो है मजबूर करना। मजबूर करना, ये शब्द को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। जैसे मैंने उसमें 5 आधार बताए हैं, इसका मुख्य आधार है आर्थिक पक्ष का मजबूर करना। मजबूर करके उसका शोषण करना, मजबूर करके उसको कम से कम पैसे पे काम करने के लिए मजबूर करना। मतलब जहां भी आप देखोगे मजबूर करके आर्थिक शोषण होता है। आर्थिक पक्ष को कमजोर करने का जो पक्ष है वो मजबूर करना होता है, मजबूर करके होता है। तो मजबूर करना जो है बहुत ही प्रमुख बात है, जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इस तरीके से मजबूर करते हैं कि मनुष्य को गुलाम बनाकर रखा जा सके। मतलब गुलाम बनाने का टूल क्या है,
मजबूर करना, मजबूर करके गुलाम बना के रखा जा सके, ये इसका प्रमुख टूल है। एक मिनट, अगला जो साथी है कि अब हमको थोड़ा सा इतिहास से ये समझना है कि ये मजबूर करके जो शोषण करने का या आर्थिक पक्ष को कमजोर करने का जो टूल है वो कैसे विकसित हुआ। थोड़ा सा हम इतिहास में जाएंगे और फिर उसके बाद जल्दी बाहर निकल आएंगे। हम इतिहास में गुलामों की व्यवस्था देखते हैं। गुलामों की व्यवस्था में क्या था कि गुलाम हमेशा मालिक के गुलाम थे। गुलाम मालिकों के लिए काम करते थे। पूरे टाइम जो भी वो काम करते थे उसका मालिक गुलाम होता था। यहां तक कि उसके बच्चे जो पैदा होते थे उनका मालिक गुलाम होता था। उनका पूरी तरीके से मालिक गुलाम होता था। और ये जो सारे काम करते थे इनका जो भी पैदा होता था उसका मालिक भी गुलामों का मालिक होता था। अब क्या हुआ, अब इसमें क्या है, इसमें ये थे मुख्य बात है जो कि गुलामों के जीवन जीने की गारंटी। गुलामों को रहने के लिए छोटा सा घर, उनको खाने के लिए जो खाना संसाधन लगना है, मतलब उनका रहने का और जीवन जीने के जो संसाधन है वो किसकी जिम्मेदारी थी? गुलाम के मालिक की। गुलाम का मालिक उनसे जो पैदा संपत्ति पूरी अपने पास रख लेता था, वो उनको केवल जीवन जीने के संसाधनों की गारंटी देता था, क्योंकि और वो कुछ उनके पास कुछ है ही नहीं है। अब इसी तरीके से हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में देखो, वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ, जो हमारा भारतीय दर्शन में वर्ण व्यवस्था थी और दास प्रथा थी। वर्ण व्यवस्था में देखेंगे आप तो उसमें आपको जो शूद्र थे, जो श्रमिक थे, मेहनत का वर्ग था, उसको गारंटी नहीं थी। उसको यह था कि आपको जो सेवा करना है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी ऊपर के वर्ग है, और उनसे जो भी आपको मिल जाए उसी पे आपको जिंदा रहना है। यहाँ कोई गारंटी नहीं थी। तब की गुलामों का ये था कि आपको जो भी काम करना है, और मालिकों की गारंटी थी। तो ये भी तथ्य थोड़ा अलग अलग समझना है दोनों। अब जो अंगला व्यवस्था आया, जब गुलामों ने विद्रोह किया, उनका शोषण ज्यादा हुआ, तब सामंती व्यवस्था आई। सामंती व्यवस्था में क्या हुआ, उनको जमीन का टुकड़ा मिल गया। गुलामों को क्या हो गया, जमीन का टुकड़ा मिल गया। उनको कहा गया कि आपको खेती करना है, और खेती करके आधी फसल आपको सामंत को देनी है, वो आधी फसल के मालिक आप हैं। तो यहां क्या हो गया, उसको जमीन का टुकड़ा मिल गया और आधी फसल मालिक को देना है, और आधी फसल का मालिक वो खुद बन गया। तो गुलामों की व्यवस्था से ये व्यवस्था बेहतर हो गई। और इसमें उसको थोड़ा सा, अब यहाँ गुलाम जैसी स्थिति नहीं है कि गुलाम का मालिक उसको बेच देगा, उसको मार भी सकता है, उसके बच्चे उसके गुलाम है, सब इस गुलामी से उसको बाहर निकाल दिया। मगर यहाँ क्या किया, दूसरा जो पार्ट था, यहाँ से एक नया खेल शुरू हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ से जीवन जीने के संसाधनों को देने की गारंटी खत्म हो गई। अब यहाँ पे सामंत को ये चिंता नहीं है कि ये भूखा मरेगा या जिंदा रहेगा। उसको तो खाली ये है कि भैया तेरे को खेत दे दिया, जो भी इसमें से आधी फसल इतनी तू मेरे को देना है, जो बचे वो तुम रख लेना है, इसमें तुम जियो मरो, तुम्हारा टेंशन है। यानी क्या हो गया कि अधिकार तो मिल गए, मगर पीछे से क्या हो गया कि जो उनकी जीवन जीने की जो गारंटी थी, जीवन के संसाधनों की जो देने की गारंटी थी, वो गारंटी खत्म हो गई। अब वो खत्म होने के बाद से यहाँ क्या हुआ, अब वो खाली उस खेत के ऊपर और उसमें जो फसल निकलेगी उसके ऊपर उसका जीवन मतलब निर्भर हो गया। यदि उसकी फसल नहीं हुई तो वो भूखा मरेगा, यदि बारिश नहीं हुई, फसल नहीं निकली तो भूखा मरेगा। सामंत को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ, और इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि उसमें गारंटी थी, इसमें गारंटी खत्म हो गई। अब इसके बाद से जो पूंजीवादी व्यवस्था आई, नई जो पूंजीवादी व्यवस्था आई, इस व्यवस्था में क्या हुआ कि अब जो किसान थे, जो किसान मजदूर थे, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे, वो भी उनसे छीन लिया। अब वो क्या है, शहरों में गए, कारखाने खोले, तो कारखानों में जो है नौकरी करने गए। नौकरी करने जब गए वहां पे, तो वो पूरी तरीके से सर्वहारा बन गए। सर्वहारा का मतलब क्या है,
उसके पास कुछ नहीं है। अब जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिक थे, उसके पास अब कुछ नहीं है। उसके पास क्या, दो हाथ हैं, काम कर सकता है, दिमाग है, और वो पूरी तरीके से श्रम पर आश्रित है। मतलब उसको अगर मजदूरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगी, तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। उसको और कोई सहायता कहीं से नहीं मिलती। अगर उसको श्रम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, उस श्रम नहीं मिलेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, जीवन जीने के संसाधन कैसे खरीदेगा। यानी पूरी तरीके से श्रम पर आश्रित कर दिया इस पूंजीवादी व्यवस्था ने। जो जमीन का टुकड़ा था सामंती व्यवस्था में, वो भी उसके हाथ से निकल गया। अब श्रम से जो पैसा मिलेगा उसी से संसाधन खरीद कर जीवित रहना है, और श्रम नहीं मिलेगा तो उसका जीवन जीवित रहना मुश्किल होगा। अब ये जो 3-4 अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं, उसमें आप देखेंगे तो जो गुलामी की व्यवस्था थी उसमें गारंटी थी, जो सामंती व्यवस्था थी उसमें गारंटी खत्म हुई, मगर उसमें जमीन का टुकड़ा था। अब पूंजीवादी व्यवस्था में सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। यह इसलिए कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था सबसे ज्यादा शोषणकारी व्यवस्था है। अब इसमें श्रमिक के पास कुछ भी नहीं है, श्रमिक के हाथ में खाली उसके दो हाथ है, और वो खाली उस पर डिपेंड है कि श्रम मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा। किसान के बारे में साथी हम आगे बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा जो जो मेहनत कश वर्ग वाला, श्रमिक वाला जो आम मेन जनता है, उसके बारे में अपन चर्चा अभी कर रहे हैं। अब आगे की सिचुएशन क्या बनी, अब श्रमिक श्रम पर आश्रित हो गया। श्रमिक को श्रम देने के नाम पर एहसान दिखाने लगे, और श्रम से भगाने का डर दिखाकर मजबूर करने लगे। अब हम आज की व्यवस्था पे आ गए हैं। श्रमिक जो है श्रम पे आश्रित हो गया। श्रमिक को श्रम देने के नाम पे, जैसे आज कहते हैं भैया तुमको काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो पूंजीपति एहसान दिखाते हैं कि तुम्हारे ऊपर एहसान है, काम नहीं देंगे तो भूखे मर जाओगे। और उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमारा बात नहीं सुना तो हम काम से भगा देंगे। जो काम से भगाने का डर है उससे मजबूर करने लगे, क्योंकि श्रमिक अब काम पे डिपेंड, अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे नहीं उसके पलेंगे। तो उसके अंदर श्रम से भगाने का जो डर है, ये डर उसके दिमाग को मजबूर करता है गुलामी करने के लिए। तो इस डर को दिखा करके उसका शोषण करना शुरू करते हैं। अब उसके दिमाग में जैसे आते हैं कि बच्चे कैसे पालूंगा, इस डर से मजबूर करने लगे, और बेरोजगारी पैदा करके मजबूर करने लगे। बेरोजगारी भी इसी का हिस्सा है। हम इसके बारे में आगे आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि सारी चीज स्पष्ट हो गई होगी। जो मैंने सारी व्यवस्थाएं समझाई उसके आधार पे आगे का सिचुएशन आप समझ गए होंगे। अब साथियों आगे दूसरा चीज और क्या था, हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन एक्चुअल में जनता का संसाधन है, जनता का है, आम जनता का उस पर अधिकार है। मगर इस व्यवस्था ने क्या किया कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो भी आम जनता से पूरी तरीके से छीन लिए, जो हमको मुफ्त में मिल जाते। जैसे किसी गरीब को यदि झोपड़ी बनानी है, घर बनाना है थोड़ा सा रहने के लिए, तो जंगल जाता था, वहां से दो लकड़ी काट लाता था, बांस काट लाता था, बल्ली काट लाता था, तो उससे क्या है वो अपना जो घास फूस इकट्ठी करके झोपड़ी बना लेता था। मगर आज की तारीख में कोई भी आदमी जंगल से एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं ला सकता। बांस बल्ली तो छोड़ दीजिए, अब उसको पैसे से खरीदना है, और पैसा उसको कहां से मिल रहा है, मजदूरी से मिल रहा है। तो उसके प्राकृतिक संसाधन छीन लिए। जैसे रेत है, पत्थर है। अब आप समझो नदियों की रेत, और गांव में, आपके गांव में अगर पहाड़ है तो आप पहाड़ से एक छोटा पत्थर का टुकड़ा भी उठा के अपने घर नहीं ला सकते। तो ये जो सारी चीजें, रेत पहले गांव से इकट्ठी कर लेते थे, गिट्टी घर पे फोड़ लेते थे, और पत्थर जो है पहाड़ से तोड़वा लेते थे, और घर बन जाता था, घर बहुत सस्ता बन जाता था। मगर अब सब कुछ ये सरकार ने छीन लिया है। ये व्यवस्था का मजबूर कराने का जो तंत्र है उसको समझते जा रहे, जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से छीना गया है, ताकि उसको मजबूर करके अच्छी तरीके से हम जो है उसको मजबूर कर सके। दूसरा, जैसे अभी निजीकरण, सरकारी शिक्षा,
सरकारी अस्पताल कमजोर कर दिए, अब ये निजीकरण कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आप जो है पैसा देकर सब कुछ ले सकें। आने वाले टाइम में जो है आपको ये आएगा कि सब कुछ बाजार पे छोड़ दो। शिक्षा भी बाजार पे मोस्टली छोड़ दी है, सरकारी अस्पताल भी बाजार पे छोड़ दिए हैं। आपको अगर प्राइवेट अस्पताल में जाना है और प्राइवेट अस्पताल में आप जाओगे तो जो उनका तरीका है उसी से आपको पैसे देना पड़ेंगे। कुल मिला करके सब कुछ पैसे के अधीन ला दिया। मतलब आदमी की जिंदगी का जो भी चीज है सब कुछ पैसे से खरीदना है। आपको कहीं से, आप प्राकृतिक संसाधन हो या कुछ भी, आप कहीं से नहीं ले सकते हैं। सरकारी योजना जो है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो सरकारी योजनाओं से मनुष्य का जीवन नहीं चलता, जो खासतौर से आज की तारीख में है, और उनसे सभी को योजना मिलती भी नहीं है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो ये आप समझ लो, सब कुछ छीन लिया। अब देखो आगे, मनुष्य के श्रम की कीमत कौन तय करता है? अब सब छीन लिया, अब सरकार के कंट्रोल में सारा आ गया। अब मनुष्य के श्रम की कीमत, जिसको हम न्यूनतम वेतन बोलते हैं, सरकारी रेट कहते हैं, तो मनुष्य के श्रम की कीमत कौन तय करता है? यह सरकार तय करती है। कौन तय करता है? सरकार तय करती है। सरकार न्यूनतम वेतन तय करती है। यही कारण है कि श्रमिक वर्ग हमेशा गरीब ही रहता है। इससे उसको गरीब बनकर रहने को मजबूर करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना है। ये हर सरकार एक सरकारी रेट घोषित करती है, राज्य सरकार, जिसको हम न्यूनतम वेतन बोलते हैं। न्यूनतम वेतन से इन्होंने क्या किया? आजादी के बाद से न्यूनतम वेतन घोषित हो रहा है, तो न्यूनतम वेतन से इन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से आपको न्यूनतम जगह पे ला दिया। कहाँ ला दिया? न्यूनतम जगह पे ला दिया, और आप उससे ज्यादा आपको पैसा मिलेगा नहीं। जैसे कारखानों में क्या है, कारखानों में कानून के आधार पे उनको न्यूनतम वेतन देना, सभी कारखाने न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। जैसे सरकार ने तय कर दिया कि न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये महीना है, तब की सरकार ने अधिकतम वेतन तय नहीं किया, मगर अधिकतम कोई देता नहीं है। उस अधिकतम वेतन फेयर वेज का सरकार ने कोई कानून भी नहीं बनाया, तो सब कोई 8,000 देता। अब 8,000 महीना सारे श्रमिकों को मिलेगा, तो 8,000 महीने के हिसाब से उनका जीवन स्तर होगा। इसलिए सरकार ने इस न्यूनतम वेतन का कानून लाके सुरक्षा की जगह उनको हमेशा गरीबी में रहने के लिए मजबूर करने का जो फार्मूला है वो बना दिया। तो अब हमेशा न्यूनतम वेतन मिलेगा, तो हमेशा न्यूनतम वेतन पे श्रमिक जिंदा रहेगा, तो हमेशा उसका न्यूनतम स्तर का जीवन स्तर रहेगा। इसलिए इस न्यूनतम वेतन से सरकार ने पूरी तरीके से गरीब को गरीब हमेशा रहे उसका पूरा व्यवस्था कर दिया है। इसलिए जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक गरीब गरीब ही रहेगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। और ये नीति जब तक बदलेगी नहीं तब तक गरीब का गरीब रहना जो ये पूरा तरीका है ये कभी बदलेगा नहीं। ये नीतिगत सवाल है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब हम आगे बात करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी, हर सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, मगर हर सरकार झूठ बोलती है। खासतौर से जो पूंजीवादी सरकार है वो तो बिल्कुल झूठ बोलती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो भी पूंजीवादी पार्टियां हैं, ये झूठ बोलती है, क्योंकि बेरोजगारी जानबूझ के पैदा करती हैं। बेरोजगारी जानबूझ के क्यों पैदा करती हैं? ताकि श्रम सस्ता रहे। बेरोजगारी से श्रम सस्ता कैसे बना रहेगा, इसको समझना है। इस बात को, इसमें बहुत तथ्यात्मक बात है कि यदि जहां 5 आदमी की जरूरत है वहां पे 500 लोग खड़े हो जाएंगे, तो जो 5 आदमी रखने वाला है वो 500 में से 5 छांटेगा और उसमें बार्गेनिंग करेगा कि भाई मेरे को तो 5 आदमी चाहिए, मैं तो आपको 10,000 बाजार में मिल रहा है, मैं तो 5,000 में काम कराऊंगा, जिसको आना हो आ जाओ। तो वो उसमें से 5 आदमी ऐसे मजबूर होंगे कि वो 5 आदमी 5,000 में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। अब वो क्यों मजबूर हुए? क्योंकि वहां 500 खड़े हैं। अभी अगर भर्ती 100-200 निकल जाए तो कई लाख फॉर्म डलते हैं, तो कई लाख जो फॉर्म डलते हैं उसमें
ये होता है कि उनको आप चाहे जितने पैसे पे ऑफर कर दो, उतने पैसे में काम करने को तैयार हो जाएंगे। वो क्या है, उनका मजबूरी है। जैसे आप देखेंगे कि जो भर्ती चपरासी की निकलती है, कई बार हुआ, उसमें पीएचडी वाले बंदे भी अपना फॉर्म डालते हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं कि चलो भाड़ में जाए यार, कम से कम चपरासी की नौकरी मिल जाए। तो चपरासी की नौकरी में तो बहुत कम पैसा मिलेगा, और उसमें चपरासी का वो बोलेंगे साहब 25,000 में रहे, हम तो 10,000 में चपरासी लगाएंगे। तो ऐसे लोग भी 10,000 में चपरासी का काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी से श्रम सस्ता होता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए आप, वही टमाटर है, प्याज है, सब्जियां हैं, लहसुन अभी बहुत महंगा चल रहा है। वही लहसुन जब आता है फसल तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किलो होता है, क्योंकि उस समय ज्यादा होता है। जब ज्यादा पैदावार होती है तो 2 रुपए, 5 रुपए किलो होता है, और जब ऑफ सीजन होता है तो वही 400 रुपए किलो बिकता है। इसी तरीके से श्रम यदि ज्यादा होता है, अगर 100 आदमी चाहिए और वहां पे 5 लाख खड़े हैं तो बहुत सस्ता हो जाएगा। यदि 100 आदमी चाहिए और 100 आदमी खड़े हैं तो श्रम महंगा होगा, क्योंकि श्रमिक का बार्गेनिंग का क्षमता बढ़ जाएगा। इसलिए सरकारें बेरोजगारी जानबूझ के पैदा करती हैं। दूसरा चीज क्या करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को, खेती को इस तरीके से बढ़ाती है, इसलिए खेती को घाटे का सौदा कर बना रही है सरकारें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर सकें युवा, बड़ी संख्या में शहरों की तरफ पलायन करें और शहरों में एक बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी हो सके, ताकि उनको मजबूर करा करके उनका ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा सके। क्योंकि गांव से जो शहरों में आएगा उसका मजबूरी होगा कि उसको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो उसको मजबूर करा करके सस्ते से सस्ता श्रम पैदा करेंगे। अब एक और पैराग्राफ आएंगे, सस्ता श्रम कैसे होता है। सस्ता श्रम जैसे बेरोजगारी पैदा करने से होता है, एक टूल और है कि सस्ता श्रम जो है, जैसे न्यूनतम वेतन कैसे बनता है। न्यूनतम वेतन बनता है श्रम के जो श्रमिक है उसके जीवन में लगने वाले जो संसाधन हैं उनका कुल योग करके न्यूनतम वेतन का फार्मूला निकाला जाता है। तो अब उसके जीवन में कितना रोटी में पैसा लग रहा है, कितना कपड़े में लग रहा है, कितना रहने में लग रहा है, ये सब जोड़ के न्यूनतम वेतन बनता है। अब हमको ये समझना कि एक श्रमिक जो एक कॉलोनी में रह रहा, उसका जीवन स्तर अलग होगा, तो उसका न्यूनतम वेतन अलग होगा। जो एक बड़े बंगले में रह रहा, उसका जीवन स्तर अलग होगा, उसका जो है उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा, तो उसको आप देखेंगे कि उसका वेतन, उसको जीवन जीने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। अब नीचे देखेंगे जो झुग्गी में रहता है, झुग्गी में, तो सबसे सस्ता श्रमिक कौन होगा, झुग्गी में रहने वाला। झुग्गी में रहने वाले को सबसे कम पैसा लगेगा जीवन जीने के लिए, तो सबसे सस्ता श्रम क्या है, झुग्गी में रहने वाला। तो जीवन स्तर जितना नीचा होगा उतना सस्ता श्रम होगा। इसलिए ये सरकारें गरीब को और गरीब बनाती हैं, जीवन स्तर को नीचे गिराती हैं। अभी ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी साहब की, इसने हर स्तर के जीवन स्तर के को नीचे गिरा रहे हैं। नीचे क्यों गिरा रहे हैं, ताकि उनका जीवन स्तर नीचे आ जाए, तो उनका श्रम का कीमत भी नीचे आ जाएगा। वो कम से कम पैसे में काम करने को मजबूर होंगे और कम से कम पैसे में काम करेंगे। तो ये भी एक टूल है जिसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सस्ता श्रम कैसे होता है, इसके लिए श्रमिकों का जीवन स्तर गिराना होता है। जितना नीचा जीवन स्तर होगा उतना सस्ता श्रम होगा। जितनी ज्यादा गरीबी होगी उतना सस्ता श्रम होगा, और जितना सस्ता श्रम होगा उतना ज्यादा मुनाफा पूंजीपतियों का बनेगा। जितना ज्यादा सस्ता श्रम होगा उतना ज्यादा मुनाफा पूंजीपतियों का बनेगा। ये लाइन मैंने 2 बार बोली है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पूंजीपतियों का ज्यादा मुनाफा बनाना है तो श्रम को सस्ता करना है। जितना गरीब पैदा होगा
आप उस समय देखेंगे उतना ज्यादा मुनाफा पूंजीपतियों को होगा, उतनी ज्यादा असमानता बढ़ती है। तो देखो, गरीब आदमी की गरीबी पूंजीपति का मुनाफा बनाने का साधन है। इसीलिए पूंजीपति हमेशा चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीब से गरीब से गरीब से ज्यादा गरीब हमेशा रहे। ये पूंजीपतियों की पॉलिसी होती है। इसीलिए पूंजीपतियों की जो सरकार है, पूंजीवादी सरकार है, वो भी ऐसी ही नीतियां बनाती हैं कि गरीब गरीब ही रहे। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब दूसरा तरीका है कि जैसे श्रमिक ने आज न्यूनतम वेतन आपने 8,000 तय कर दिया, 10,000 तय कर दिया उदाहरण के लिए। अब 10,000 श्रमिक जब महीने भर उसको काम मिलेगा, अब एक तो बात है कि काम की कोई गारंटी नहीं है, और कारखानों में पेठों पे हम देखते हैं कि श्रमिकों को आधे दिन तो काम नहीं मिल रहा। तो एक तो समस्या है कि आधे दिन काम नहीं मिलेगा, तो 10,000 की जगह उसका 5,000 रुपये वेतन मिलेगा, तो 5,000 में कैसे जीवन जिएगा। तो सरकार को एक महीने, मतलब इन्होंने न्यूनतम वेतन पर भी जो श्रमिक है उसको काम की गारंटी नहीं है, तो उसको काम नहीं है तो पैसे नहीं है, तो अब आधे दिन तो काम नहीं मिलता है। दूसरा है, जितना भी पैसा मिलता है उसमें से भी ये सरकार कुछ पैसा छीनती है। इस सरकार ने पैसे को छीनने का रास्ता बना के रखा है। कैसे छीनते हैं? जैसे मिडिल क्लास आदमी है, अब देखो जिनकी तनख्वाह 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ये सारे जो आदमी, किसान है उसमें, गरीब आदमी उसमें, सब। और ये भी ध्यान रखना कि टैक्स हमेशा गरीब आदमी, आम जनता ही देती है। टैक्स हमेशा पूंजीपति कभी नहीं देता। मैं अलग से इसमें बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। सरकार हमेशा आम जनता ही देती है, गरीब आदमी सबसे ज्यादा टैक्स देता है। तो सरकारें क्या करती हैं कि महंगाई और टैक्स, महंगाई को बढ़ा करके जो पैसा उसको मिलता है उसको उससे छीनती हैं, और टैक्स से पीछे से, जो वस्तुओं के ऊपर पीछे से टैक्स लगाते हैं, उससे पैसा छीनती हैं जनता का। जैसे पेट्रोल का टैक्स आप समझ जाओगे, डीजल का टैक्स समझ जाओगे। पेट्रोल पे आज भी कम से कम 60 से 70-80 रुपए, 70 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट मेरे को अभी देखना पड़ेगा, 70 रुपए आप मान के चलिए। 1 लीटर अगर आप पेट्रोल डलाते हैं तो 70 रुपए उसमें टैक्स लगता है। यानी अगर वो टैक्स पूरा हटा दिया जाए तो ये जो पेट्रोल है, आपको ये मान के चलो कि 70 रुपए कम कर देंगे तो लगभग 40 रुपए, 35-40 रुपए लीटर मिलेगा। तो आपकी जो कमाई है, जो पैसा, उससे छीनने का तरीका क्या है? पीछे से टैक्स बढ़ाते हैं। जैसे अभी ये जो जब से जीएसटी लेके आए तो इन्होंने आटा, दाल, चावल, तेल, रोटी सब पे टैक्स लगा दिया, खाने की वस्तुओं पे भी टैक्स लगा दिया। तो आप जो भी खाने का साधन, पैसे, जो संसाधन खरीदते हैं, उसमें भी सरकार टैक्स जाता है सर, मतलब उसमें भी सरकार पैसे छीनती है। तो ये 2 टूल है, मोटा मोटा समझ लो कि एक तरफ अगर आपने मजदूरी थोड़ा बहुत बढ़ा भी ली लड़के, तो सरकार के पास 2 टूल है, या तो टैक्स बढ़ा देंगे पीछे से, या महंगाई बढ़ा देंगे, उससे पैसे छीनेंगे। कुछ भी कीमतें बढ़ाते भी हैं, मतलब कुछ अगर श्रम की कीमतें बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ से छीन लेते हैं। इस पूरे तंत्र से मनुष्य के दिमाग को आर्थिक रूप से मजबूर करके कंट्रोल करते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताती हैं, और भी कुछ चीजें हैं, मगर अब बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। इतनी चीजें काफी है समझने के लिए। आप, मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजों से आपको सारी चीजें पकड़ में आ गई होंगी। ये कुछ टूल हैं जिन टूलों से आर्थिक रूप से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करते हैं और उसको मजबूर करते हैं गुलामी में बनाए रखने के लिए। अब इस कंट्रोल को कौन कौन करता है, कैसे रखते हैं? इस कंट्रोल को राज सत्ता और धर्म दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। राज सत्ता मतलब महंगाई बढ़ाती है, टैक्स बढ़ाती है, गरीबी के स्तर पर ले जाती है, न्यूनतम वेतन उस तरीके से नहीं बढ़ाते हैं, श्रम कानून खत्म कर देते हैं, नौकरी को भगाने का डर पैदा कर देते हैं। तो ये सारा काम राजसत्ता करती है। धर्म क्या करता है? धर्म विचारों से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करता है और उसको विद्रोह नहीं करने देता है। धर्म ये समझाता है कि भैया तुम्हारा नसीब में, किस्मत में यही है,
जो तुम्हारा जिंदगी है, इसमें सरकार वरकार का कोई रोल नहीं है। ये तुम्हारे पिछले जन्मों का जो फल है, जो कर्म है, उसका फल है। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। ये दुर्दशा तुमको पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिल रही है। इससे क्या करते हैं और इसका रास्ता क्या बताते हैं? आप पूजा करो, पाठ करो, व्रत रहो, मंदिरों में जाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, ये दुनिया भर की। साथियों, अब हम जो चर्चा कर रहे थे कि हम जो यहाँ छोड़ा था हमने कि इस कंट्रोल को राजसत्ता और धर्म दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। ये दोनों मनुष्य के दिमाग को विद्रोह नहीं करने देते हैं, उसके दिमाग को विचारों और आर्थिक पक्ष दोनों तरीके के से कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब जो हमने आपको समझाया कि मनुष्य के दिमाग को विचारों से कंट्रोल करते हैं, आर्थिक पक्ष से कंट्रोल करते हैं, जो हम आपको पहले पूरा चीज समझा चुके हैं। अब इसके आगे का चर्चा है कि आम जनता के श्रम से पैदा धन जो चंद्र पूंजीपति अपनी तिजोरी में भर के माला माल रहते हैं। अभी समझना कि श्रमिक जो है, श्रमिक से जो जो उसका मेहनत का जो पैसा है, जो जैसे हमने बताया था कि जितना श्रम का स्तर नीचा होगा उतना ज्यादा मुनाफा पूंजीपति का बनता है। इसलिए ये जो सारा श्रम से पैदा जो धन है, वो असमानता जो बढ़ती है उसमें बड़ा पैसा पूंजीपतियों की तिजोरी में जाता है और आम जनता निर्धन होता है, कमजोर होता है और उसका जीवन स्तर नीचे की तरफ आता है। इस पूरी व्यवस्था में जो सिस्टम इस तरीके से होता है, आम आदमी को केवल उतना ही पैसा मिलता है जितने पैसे से वो अपना केवल जीवन जी सकता है। बड़े मुश्किल से जीवन जी सकता है। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो जो गरीब आदमी है, आम जनता है, वो इस नीति के कारण से हमेशा ही गरीब रहती है। इस व्यवस्था में गरीब ही रहेगी, यह बिल्कुल सुनिश्चित है। ये मैंने पहले भी समझाया, वो इसको अच्छी तरीके से समझने का, हमेशा गरीब ही रहेगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इसलिए धर्म पूंजीपति मिलकर पूंजीवादी राजसत्ता को चलाते हैं। अभी का चरित्र देखना आप, राजसत्ता चलाने के जो तंत्र, तीन तंत्र हर जगह मिलेगा। धर्म होगा, उसमें पूंजीपति होगा, पूंजीवादी राजसत्ता होगी। जैसे अभी हमारे यहाँ जो सरकार है केंद्र की, उसमें धर्म, वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म के नाम से उस पूरी सत्ता को चला रहे हैं और पूंजीपति हैं अडानी अंबानी जैसे, और भी बहुत सारे पूंजीपति हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूंजीवादी राजसत्ता है। मगर इसमें ध्यान रखना है कि इस पूरे सर्किल में जो चालक शक्ति है, जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है, वो पूंजीपति वर्ग है, वो पूंजीपति है। तो पूंजीपति अपने हित के लिए राजसत्ता को पालता है और धर्मों को ही पालता है। धर्मों से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल कराता है और राजसत्ता से आर्थिक रूप से आम जनता को मजबूर कराता है। तो ये पूंजीपति इसके सेंटर में है। पूंजीपति दोनों धर्म को भी पालता है और पूंजीवादी राजसत्ता को भी पालता है। इसलिए ये जो पूरे तीनों मिल करके पूंजीवादी व्यवस्था का तंत्र बनते हैं। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब जो है साथियों, अगली जो व्यवस्था है, अगली व्यवस्था में हम जो 15वीं इस पर बात कर रहे हैं, इस व्यवस्था में आम जनता की गरीबी, मजबूरी पूंजीपति वर्ग के लिए मुनाफा बनाने का साधन होती है। जितना सस्ता श्रम होगा उतना ज्यादा मुनाफा बनेगा। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, अब इस पर डिटेल्स में बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबी और बेरोजगारी कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। सस्ता मैन पावर उपलब्ध कराने के यही दो प्रमुख टूल हैं। अब इस सस्ता, जैसे हमारी सरकार को देखना, हमारा सरकार दुनिया, जैसे नरेंद्र मोदी साहब हर दुनिया में जाते हुए कहते हैं कि सस्ता मैन पावर है हमारे देश में, मैन पावर कॉस्ट बहुत कम है, युवा बहुत ज्यादा है। तो सस्ता मैन पावर उपलब्ध कराना जो है, ये दोनों टूल हैं जो आपको मैंने समझाए हैं। अब किसानों की दुर्दशा भी इसी पैटर्न से कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा मैं शॉर्ट में बात करूंगा, नहीं तो काफी चर्चा हम कर चुके हैं कि खेती में लागत इन्होंने बढ़ा दी है।
और फसल की जो कीमत है वो नहीं बढ़ा रहे उस हिसाब से। यानी जो उसमें भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकार ने तय किया, जैसे मजदूरों का न्यूनतम वेतन है और किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो यहाँ किसानों में क्या कर रहे हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उनकी फसलों की खरीदी नहीं हो रही, उसकी फसल नहीं खरीद रही। वो ये सरकार न्यूनतम वेतन, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उस पे खरीदी नहीं करेगी तो किसान बचेगा नहीं, क्योंकि किसान को कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो लागू करने की मांग है वो किसान संगठन करते हैं। जैसा मजदूरों का न्यूनतम वेतन से हमेशा मजदूरों को न्यूनतम स्थिति पर रखते हैं, उसी तरीके से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से किसान का जो मुनाफा है, क्योंकि मुनाफा उसका फसल से निकलेगा और उस फसल से मुनाफा निकलने का मतलब मुख्य तत्व क्या है, वो है उसकी फसल की कीमत। तो फसल की कीमत भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रखेंगे तो किसान को ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। दूसरा क्या है, किसान की जो खेती की लागत है उसमें देसी विदेशी कंपनियां गई, सरकार बढ़ाती है, महंगाई बढ़ाती है, वो सरकार के हाथ में है कि इसको बढ़ा करके उससे बाकी चीजों को छीनना। तो इसलिए वो बाकी चीजों को उससे छीनते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे मजदूरों का छीनते वैसे किसानों का भी उसकी जो संसाधनों की जो लागत है, लागत में खाद बीज, जैसे अभी बहुत काला बाजारी हो रही, अभी आप देखेंगे कंपनियों में डीएपी यूरिया की जगह कोई एक लिक्विड लेके आ गए हो। अब वो लिक्विड जो है प्राइवेट कंपनी लेके आ गई हैं। अब सरकार क्या कर रही है कि जो मेन डीएपी है उसकी शॉर्टेज कर रही, किसानों को मजबूर कर रही को लिक्विड वाला आप उसको खरीदो। तो ऐसे करके किसानों की मजबूर करते हैं, और ये मिला के पूरा सारा ये पूंजीपति और सरकार और ये जो बाकी व्यवस्था मिलके किसानों की दुर्दशा करते हैं। तो इस तरीके से किसानों का जो जो मजदूरों का पैटर्न है, सेम पैटर्न किसानों का है। किसान के ऊपर हम एक आध विस्तार से बात करेंगे तो पूरे चीजों को एक एक करके सब चीजों को हम डिटेल्स में समझा देंगे। बड़ी संख्या में लोग खेती छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है और सरकार जानबूझ करके ये टारगेट कर रही है ताकि किसान, बड़ी संख्या में किसान और युवा खेती छोड़ें। खेती को घाटे का सौदा बना रहे हो, क्यों बना रहे? जानबूझ के, ताकि किसान खेती छोड़ें और एक खेती उनको देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करना है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी 3 कृषि कानून लेकर के आए थे। अभी तो कृषि कानून वापस हो गए, मगर ये दूसरे तरीके से वो सारी चीजों को लेके आएंगे, मानेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। तो ये जो गांव से पलायन हो रहा, किसान खेती छोड़ रहे हैं, ये भी उसी पैटर्न का एक साजिश का हिस्सा है। जब खेती में किसान को फायदा नहीं होगा तो छोटे छोटे किसान सारे खेती छोड़ के शहरों की तरफ भाग जाएंगे, तो उनकी खेती बाद में खेती बेचने में और पूंजीपतियों के खरीदने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी आप देखेंगे सरकार फिर बाद में जमीन को अधिग्रहण करके, और ये भी कर सकते कि किसानों से डायरेक्ट जमीन खरीदो, और एक कंपनियों के पास इतना पैसा 1 लाख एकड़ का जमीन जो है वो 5 लाख एकड़ में खरीद लेंगे। कुल मिला करके किसानों की जमीन को छीनना है और फिर बाद में उसमें कॉर्पोरेट खेती होगी, जिस तरीके से यूरोप के देशों में होती है। तो किसानों का एक पैकेज है। जैसी दुर्दशा मैंने बाकी समझाई है, सेम का सेम हर चीज किसानों के साथ भी वैसा ही हो रहा है। ये साथियों पूरी चर्चा है जो मैंने आपके बीच में रखी है। आर्थिक पक्ष से मनुष्यों के दिमागों को कंट्रोल करने का तंत्र सबको समझने की जरूरत है। हम देखते हैं कि मनुष्य को विचारों से, दिमाग को और आर्थिक संसाधनों से, आर्थिक पक्ष से मजबूर करके गुलाम बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं। ये इस पूरी चर्चा का नतीजा है। इसलिए साथी फाइनली ये समझना है कि गुलामी के 2 तरीके के टूल हैं। एक वैचारिक पक्ष है जिससे मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा आर्थिक पक्ष है जिस पक्ष से मनुष्य के जीवन को कंट्रोल करके उसको गुलाम बना करके पीढ़ी दर पीढ़ी उस गुलामी में रहने के लिए मजबूर करते हैं। मैंने आपको गरीबी का समझा दिया, और देखो ये समझना है कि गरीबी का और जो आज का दुर्दशा है, मनुष्य का जीवन स्तर है,
इस सब के लिए किसी ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह या किसी धर्म का, किसी बाबा बैरागी का कोई रोल नहीं है उसमें। वो शुद्ध रूप से सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है, जो नीतियों के बारे में, जो तरीकों के बारे में मैंने आपको समझाया। तब कि वो विचारों से क्या समझाते हैं कि आपके नसीब में है, आपके किस्मत में है, आपके पुराने जन्मों का फल है, ताकि आप इस सारी साजिश को, इस पूरे तंत्र को आप समझ ना सकें। तो ये साथियों पूरा एक खेल है, एक पूरा षड्यंत्र है। इसलिए दो जो प्रमुख टूल हैं, इनको सब साथियों को अच्छी तरीके से समझना है। आगे की जो चर्चा होगी हमारी इसी के बेस होगी। ये दोनों वीडियो मुख्य आधार हैं, इन्हीं आधारों पर पूरे पिलर खड़े हो गए हैं। जितने तरीके की राजनीति है, नीति है, धर्म के हैं, साजिश है, षड्यंत्र है, जाति है, धर्म है, दुनिया भर का जो भी है, सब इन्हीं दो बुनियाद पे खड़ा हुआ है। हम राजनीति में कैसे गुलामी करते हैं वो उसका वीडियो अगला बनाएंगे, मगर बेसिक आर्थिक पक्ष और वैचारिक पक्ष, इन्हीं पक्षों से मनुष्य के जीवन को, पूरे समाज को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के यही दो प्रमुख टूल हैं। तो मुझे लगता है कि जो सारी चर्चा मैंने आपके सामने रखी है, इस चर्चा से आप अच्छी तरीके से सभी बातों को, सभी तत्वों को समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी चर्चा काफ़ी है। अब हम इसकी चर्चा को यहीं पे रोकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरी चर्चा हमने की, इस चर्चा से आपको सारी चीज़ को समझने में आसानी हुई होगी। तो साथियों, अब हम ये जो चर्चा है, इस चर्चा को शुरू करते हैं, और आपसे निवेदन ये करते हैं कि हमारे साथ दो साथी जुड़े हुए हैं। एक मुकेश कुमार जी हैं जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं, दूसरे जो साथी हैं वो हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं। मैं दोनों साथियों से निवेदन करूंगा एक एक करके, जी जी जी, अब एक एक साथी कोई भी बोले, अंग्रेजी पहले आप बोल लो और फिर मुकेश भाई बोलेंगे जी। अब अभी केवल आप इसी वीडियो पे बात करो साथी। हाँ, ये वीडियो भी है जो आप आर्थिक पक्ष पे, जैसे मेहनत कश आदमी को या गरीब को मजबूर करते हैं, वे कम से कम उनको दिहाड़ी मिले, मजदूरी मिले, मजदूर ज्यादा, गरीबी वो क्या नाम है, बेरोजगारी बढ़ाना, ये सरकार की योजना है। और सरकार पूंजीपतियों की है, पूंजीवादी सरकार है, और इसका यू करेक्टर है, मैं ये समझ रहा हूँ जी। चरित्र है इनका, वो गरीब रखना, और उनको गरीब को फिर उनको कम से कम मजदूरी देना, दिहाड़ी देना, जो भी है। आपके और सामने जो किसान को, किसानों के साथ है, मैं भी खुद, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। मतलब हर एक चीज, दवाई है, बीज है, खाद है, वो महंगा हो रहा। अब वो 2011 में 4800 जीरी बिके थी जी, या बासमती जीरी। जी अब वो 3600, 3500, 3400, 4000 आड़ों को बिक रही है। कितने साल गुजर गए। जी, मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप जो आज की चर्चा है उस पे कोई सवाल है तो बात करें, ना, समस्या मत कोई रखें। सवाल नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक आपको बात है समझ आपकी, आया मेरा। सारा चीज जो बोला है उसमें? हाँ, बिल्कुल आपकी बात समझ में आया, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी जी, चलो थैंक यू। मुकेश जी, आप थोड़ा बोले अपनी बात। ये मुझे आपका ये चर्चा बहुत ही अच्छा लगा सर। लेकिन उसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे शुरू से समझने में दिक्कत हुई। जैसे आपने बताया कि पूंजीवाद आया, उसके पहले किसानों का अधिया पे देके जो करते थे, उसके पहले मतलब 3-4 स्टेप में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। जी तो जी वो बस इतनी ही 3-4 पॉइंट जो, और उसके बाद आपने यहाँ लेके आए कि कैसे सत्ता चल रही है, जी सरकार धर्म का इस्तेमाल करके और पूंजीपतियों का इस्तेमाल करके आज देश में जो माहौल खड़ा हुआ है, उसके बाद जी कैसे जमीनें हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। ये आपने ये जो स्टोरी बताई एकदम बहुत एकदम सटीक है। तो और आपने जो दोनों वीडियो की चर्चा की, एक बार प्लीज दोनों वीडियो ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसको एक बार हम और ध्यान से 2-3 बार सुनिए। तो आपने बताया कि ये दोनों वीडियो पे ही सारा पिलर आपका वो खड़ा होगा, सारी बातें आप बताएंगे। जी आपकी ज्यादा वीडियो तो नहीं देख पाए, लेकिन जो वीडियो मुझे वायरल हुई थी जिससे हम आपसे जुड़े हैं, बस वही वीडियो ज्यादा देखें, और उसको भी जब 2-4 बार सुनेंगे तभी पूरी तरह से समझ में आएगा।
जी और जी जी चर्चा जो बहुत ही आपको वो बताया ना, वो एक्चुअल हिस्ट्री का पार्ट था। अभी आपको जी जी इतिहास का जब जानकारी आगे बताएंगे, या और पीछे वीडियो हैं हमारे प्ले लिस्ट पे, जाके आप सुन सकते हैं। वो जी 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 हिस्टोरिकल वो है। ठीक है, जी हिस्ट्री में तीन चार जो व्यवस्थाएं थी इतिहास में, वो मैंने उसमें समझाई है कि किस जी जी। तरीके से ये कैसे दोनों का लिंक हुआ दे है। दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत हैं उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वही 2 वीडियो जो आपने बताया कि दोनों वीडियो पे ही हमारा खड़ा होगा, मतलब संगठन जी खड़ा जी होगा। जी आपकी तो आवाज़ वो थोड़ा वीडियो कम को आ रही लिंक, है, थोड़ा मोबाइल पास में कर जी जी लीजिए। हाँ, दोनों वीडियो का जो लिंक है वो दे दीजिएगा सर। हाँ। हाँ हाँ, नोटिफिकेशन में और डाल देंगे। जी जी आपको जी, मैं पर्सनल में कर दूंगा। जी जी जी। ओके ओके, धन्यवाद सर। और कोई सवाल है? तो सवाल ये है कि जैसे ये सवाल आप वीडियो को देखा देखा आपका, आप जुड़े, लेकिन उससे क्या मकसद है, कैसे क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है, हम लोग का उसमें क्या रोल है? वो आप तीसरा वीडियो देख लीजिए कौन सा थी। और देखो, निवेदन जी है, जी अभी अपन ने क्या इसलिए चालू किया है, ये जो प्रोग्राम है, जी तीसरा वाला जो जी जी वीडियो, उसमें विस्तार से सारी चर्चा है। और अभी जी इसलिए चालू किया कि अभी अपने पास जो साथी जुड़ रहे हैं उनकी संख्या अभी 20 तक हुई है। अपने चाह जी रहे जी 50 तक हो जाए, फिर फिजिकली मीटिंग करेंगे। और पूरी योजना उसके अंदर है। आप तीसरा वीडियो प्लीज सुन लीजिए पूरा विस्तार से, तो चलिए आपको ठीक समझ है, में ये आ मैं जाएगा। करूँगा। और उसके अलावा जो आगे के जो वीडियो हैं, ये 2 वीडियो जो मैंने बोले हैं, उनको भी जी थोड़ा जी विस्तार से सुन लीजिए। आगे के जी तीसरा, ठीक। चौथा, और चौथा के बाद पांचवा तो शायद चुनाव का समीक्षा है, छठवां और जी जी सातवां, उसको आप देख लीजिए। तीसरे के बाद से आप सुन लीजिए, तो आपको सारी ओके चीजें ठीक। स्पष्ट हो जाएंगी हम चाहते क्या है। तो ठीक है, अपना वो क्या सर वो रोल है। लिंक और देना अपना पड़ेगा सर। आप सब लोगों का रोल जो है, वो अपन जैसे मीटिंग करेंगे ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि जी अपन एक जी, बार बैठ के बात करेंगे, फिर रोल डिसाइड कर लेंगे। जब तक अपने साथियों की ट्रेनिंग के लिए ये अपन वीडियो बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जो बहुत साथी अच्छा अपने है। साथ जुड़ेंगे उनका ट्रेनिंग जी करना, जी क्योंकि हम सबका दिमाग एक जैसा होना चाहिए ना। हम सबके जी विचार जी एक जी जैसी होना चाहिए, तभी तो रास्ता बनेगा। उसके जी, लिए एकदम अपन सही ये है सर। चर्चा बना रहे हैं, ताकि डेटा तैयार कर लेंगे। अब तो यूट्यूब पे रहेगा, कोई साथी आएगा तो उसको जी बोल देंगे इन सारे वीडियो को सुन लीजिए आप, तो उसको भी समझ हो हाँ, जाएगी कि अपनी पीछे चर्चा क्या हुई है। जी जी, बहुत बढ़िया। ये है ना साथी, अपन एक नियम से करेंगे सारा। ओके, चलो ठीक है धन्यवाद। सर। ठीक है, चलो थैंक यू। अंग्रेज जी, आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं, बस हो गया। नहीं जी, थैंक यू। जी बस जी, फिर खत्म समाप्त करें करो हम। जी, तो बहुत हो गया। हाँ जी जी, लंबा जी वीडियो जी। हो जाएगा जी फिर। चलो कोई नहीं, आप नहीं तो कोशिश ये करेंगे, दोनों वीडियो जो अलग अलग टुकड़ों में हो गए ना, इनको डाउनलोड करके उनको दोनों को जोड़ के फिर नया अपलोड कर देंगे, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। ये बढ़िया रहेगा, ये हाँ, बढ़िया। ये ठीक रहेगा, मेरे को लग रहा। ठीक है साथियों, तो ठीक अब है जी। वीडियो ठीक को है, यहीं ठीक है, खत्म धन्यवाद। ओके। करते हैं। ओके, थैंक्स। चलो थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। आज की स्ट्रीमिंग यहीं खत्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सारी चर्चा हमने की है, इस चर्चा से सारे साथियों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे हमारे साथ जुड़े रहें, और इस जो जन चेतना अभियान का हम जो ये पूरा एक मूवमेंट चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का, इसमें सभी साथी जुड़ें, सहयोग करें। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले थैंक वीडियो यू में। सर। थैंक्स। ओके। थैंक यू।